ऑटिज्म का सच डॉक्टर सुभाष गर्ग के साथ। ऑटिज्म एक बीमारी है, डिसऑर्डर है सर। लेट स्पीच, ये अर्ली साइन है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोई जादू टोना, बिल्कुल नहीं, ये केवल अंधविश्वास है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूटिलाइजेशन, जीवन बदलने की एक प्रक्रिया है, तुरंत थेरेपी स्टार्ट करें। अर्ली डायग्नोसिस, इज अ की ऑफ ट्रीटमेंट। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली, सही प्रकार से, सही समय पे, सही थेरेपी द्वारा। और बच्चा कितना ग्रो कर सकता है? कोई लिमिट नहीं है सर, बच्चा सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पे ऑटिज़म के बारे में, क्योंकि आज ये एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज में। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कि शेरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय में, यानी 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अपनी स्पेशलिटी से अपने जो स्किल है उससे कई बच्चों को इन्होंने अच्छा ट्रेनिंग दिया है और बहुत सारे बच्चों को आज अपने पैरों पे खड़े हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेलकम टू अवर शो डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद सर। आज हम शुरुआत करेंगे इस एपिसोड की एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ में, क्योंकि ये सवाल तो आएगा ही कि ऑटिज़म क्या है। बट उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक ऑटिज़म वाला जो बच्चा है कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, या किसी भी एक स्किल को पकड़ के वो अपने आप को पब्लिक के सामने लेके आ पा रहा है, प्रेजेंट कर पा रहा है। डॉक्टर सुभाष गर्ग, सबसे पहले हमारी संस्था का धन्यवाद कि बहुत अच्छा ऑटिज़म अवेयरनेस को लेके उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और एक पॉडकास्ट के थ्रू ऑटिज़म अवेयरनेस की तरफ हम जा रहे हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं सर। एक पेरेंट्स थे जो मेरे पास आए थे, करीब 3 साल की उम्र में आए। उनका बच्चा बोल नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, आंखों में आंखें डाल के बोलते रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो बहुत एंक्शियस थे। अपने डिपार्टमेंट की बात है सर। उनका मेडिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, थेरेपी स्टार्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। सर यकीन मानिए उस बच्चे ने सारे मिथ ब्रेक किए। थेरेपी में टाइम लगता है, थेरेपी एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है। जहाँ ये शब्द होता है कि ऑटिज़म को ठीक नहीं किया जा सकता, जहाँ ये शब्द यूज़ होता है कि इन्हें सक्षम नहीं बनाया जा सकता, वो बच्चा ठीक होकर गया है, बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं। तो अगर सही प्रकार से, सही तरीके से, सही समय पर डायग्नोसिस किया जाए, ऑटिज़म को समझा जाए और ऑटिज़म के बारे में अवेयर रहें, तो बच्चे को शिक्षित भी किया जा सकता है, बच्चे को सक्षम भी बनाया जा सकता है। ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म को अगर देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड ऑटोस से आया है। ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, जहाँ बच्चा खुद में खोया रहता है, समाज में दूसरे बच्चों के साथ कोई गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होता है, पेरेंट्स की कमांड को फॉलो नहीं करता है, बच्चे की भाषा का विकास समय अनुसार नहीं होता है और बच्चा एक ही कार्य को बार बार करता रहता है। तो ये सही शब्दों में ऑटिज़म है। ऑटिज़म को न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन कहा जाता है, चूँकि ये कंडीशन जन्म के बाद धीरे धीरे बच्चों के सिम्टम देखे जाते हैं। तो ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसके 3 कोर सिम्टम्स है कि बच्चा एक ही कार्य को बार बार कर रहा है, बच्चे का भाषा का विकास समय अनुसार नहीं हो रहा है और बच्चा सामाजिक गतिविधियों में या रिस्पॉन्स उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऑटिज़म को डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या चीज़ है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक से देखा जाए तो एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर ADHD, ऑटिज़म, रेट सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इतने सारे डिसऑर्डर के गुच्छे जैसा है। तो जब मिक्स सिम्टम्स होते हैं तो हम उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोल देते हैं। ओके। और ये मतलब जो पेरेंट्स हैं वो इसको किस तरीके से लें? क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को बुरा मानते हैं घर में, तो इसको किस तरीके से लेना चाहिए? एक डिसऑर्डर है या एक डिसीज़ है या एक कंडीशन है? ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है हिमांशु सर। और जब एक डिसऑर्डर होता है तो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि यार बच्चा बोल नहीं रहा है, हो सकता है कि इसके पापा भी ऐसे ही थे, मम्मा भी लेट बोली थी, इनके परिवार में लेट बोलना बच्चा सीखता है, समय पे वो चल रहा है, समय पे वो हाथ पकड़ के, उंगलियां पकड़ के अपनी चीज़ों को नॉन वर्बली एक्सप्रेस कर रहा है, पर वो बोल नहीं रहा, दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं रहा। तो पेरेंट्स को लगता है बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, मूडी होगा, बाकी तो सब ठीक है। तो ये जो बाकी तो सब ठीक है, ये डॉक्टर के पास जाने से रोकता है। जब बच्चे का 1.5 साल में ये सिम्टम निखरना चालू हो जाते हैं, तो पेरेंट्स जब हमारे पास में आते हैं तो ये बोलते हैं बस ये बोल नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब ठीक से उनका मतलब शारीरिक डेवलपमेंट से होता है। वो
मानसिक और व्यवहारिक डेवलपमेंट को समझ ही नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली कई बार मैंने भी देखा है समाज में, कुछ लोगों को बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां जल्दी डेवलप हो जाती हैं, लड़कों का डेवलपमेंट देर से होता है। उस चीज़ में लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को कि हाँ इसके क्या, तो मतलब क्वेश्चन ये है कि हेरिडेटरी कुछ होता है क्या, इसमें आनुवंशिकता भी इन्वॉल्व है? ऑटिज्म के आज तक कोई कारक अभी तक पकड़ में नहीं आया है। हमारी भाषा में इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट कारण हम लोग नहीं बता सकते। कुछ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑटिज्म उस वजह से हो सकता है। तो कुछ केसेस में जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक लोड देखा गया है, तो हमें ये मानना भी चाहिए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, लेकिन सही तरीके से हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। कुछ एनवायरमेंटल कारक है जैसे रेडिएशन, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, बच्चे का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और सही तरीके से बच्चे को जन्म के दौरान से पोषण का नहीं मिल पाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली इंटीग्रेशन इश्यूज़ हैं कि जहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ माता पिता ने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें। तो कुछ फैक्टर एग्रेवेट होके वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की तरफ बच्चे को लेके जा सकते हैं। तो ऑटिज्म एक तरीके से जेनेटिक भी है, एनवायरमेंटल भी है, बट एग्जैक्ट कारण अभी तक इसका रिसर्च चल रहा है। इसमें एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या अर्ली आइडेंटिफिकेशन? सर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डिटेक्शन सबसे पहले पेरेंट्स ही करेगा ना सर। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चा जो है अभी तक आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मम्मा पापा या किसी के बुलाने पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, भाषा का विकास दूसरे बच्चों के अनुसार नहीं चल रहा है, दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, खुद में खोया हुआ है। तो ये 4 सिम्टम्स अगर पेरेंट नोट करके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर अर्ली आइडेंटिफाइड करके उसके अर्ली इंटरवेंशन में दे देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन ऑटिज्म शब्द सुन के उस शब्द को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है ये समय अनुसार ठीक हो जाएगा। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की कि जहाँ बच्चे को जितनी जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए उतनी जल्दी उसका निदान संभव है। तो इसमें जैसे कि डॉक्टर गर्ग ने बताया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है ये किस एज में होना चाहिए और इसके क्या पर्टिकुलर साइंस हैं जिसके ऊपर पेरेंट्स ध्यान दें या कोई भी ध्यान दें, कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं और लोग भी होते हैं घर में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट। अभी न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, तो अगर अर्ली इंटरवेंशन पे हमें जाना है तो बच्चे को साल भर की उम्र के बाद बच्चा पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ बताने के लिए, दूसरे बच्चे जब खेल रहे हैं तो उनकी तरफ वो इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंखों में आंखें मिला के किलकारियाँ मार रहा है कि नहीं मार रहा है बच्चा, उसकी भाषा का विकास, जैसे 1.5 साल का बच्चा मम्मा पापा दे दो आ जाओ ये बोल रहा है, अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि परिवार में इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं जो कि ये बच्चा बोल लेगा, लेट हो जाए, लेट बोल लेगा, इसको चिड़िया का पानी पिला देते हैं, इसको पंडित जी का कोई नुस्खा करा देते हैं, इसके पापा भी लेट बोले थे, इसने कोई चीज़ इसकी मान मन्नत अधूरी है इसलिए ये लेट बोल रहा है। तो ये चीज़ें अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हमें रोकती है। तो परिवार का सबसे पहला उद्देश्य होता है बैठे समझे, ऑटिज्म को जाने, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जब जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगा उतने अच्छे तरीके से निदान संभव है। तो इट मीन्स जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन उतना बेटर आउटकम, जितनी जल्दी पहचान करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, यंग पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों में इस तरीके के होने वाले चेंजेस जैसा कि सर ने बताया उसको ध्यान दें, उसको अवश्य ध्यान दें और इस पे अपने बच्चे को मतलब इग्नोर ना करें उसको। जैसे आप सब बिज़ी हैं तो उसको इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें, अगर कुछ ऐसा सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर को मिलें। सो अगला जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ लोग ये क्या फेस से भी आइडेंटिफाई होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम एक डिसीज़ है, तो डाउन सिंड्रोम तो 100% डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम भी एक डिसऑर्डर है, तो वो क्या ऑटिज्म से कुछ कनेक्ट करता है? देखिए सर, डाउन सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम हमारी बॉडी में ऐड हो जाता है जिसको बोला जाता है ट्राइसोमी, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसकी जगह एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा हो गया तो इसको बोलते हैं 47। तो डाउन सिंड्रोम में बच्चे का, सभी बच्चों का चेहरा एक समान होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के केसेस में जहाँ जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है वहाँ बच्चों का चेहरा डिस्मॉर्फिक हो सकता है या सारे बच्चों के चेहरे एक जैसे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के केसेस में आइडेंटिफाइड होते हैं। तो चेहरे की फीचर्स ऐसे नहीं होते जिसके बता सकते हैं कि इसको ऑटिज्म है या नहीं है। तो
इट मीन्स कि इसमें बच्चा रेगुलर होते हुए और रेगुलर स्कूल में, या अगर अच्छे से उसका ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग चल रही है, ट्रीटमेंट नहीं बोलना चाहिए, ये एक ट्रेनिंग है, एक थेरेपी है, अगर वो प्रॉपर चल रही है तो वो बच्चा आगे बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो सर इसमें ये बताओ आप कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या रोल है, क्या यूएसपीज़ हैं? देखिए सर, जब बात हम थेरेपीज़ की करते हैं तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होता है, बच्चे को दैनिक कार्य की शिक्षा, जैसे कपड़े पहनना है, उतारना है, ब्रश करना है, नहाना है, इस तरीके की ट्रेनिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, बनाता है। इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है। संवेदना की प्रतिक्रिया, जिसको हमारी भाषा में सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों में देखे गया है तो संवेदनाओं की उथल पुथल ज़्यादा होती है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए संवेदी एकीकरण की थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसको हमारी भाषा में सेंसरी इंटीग्रेशन यूज़ कहते हैं। सामान्य भाषा में ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं बड़ी मांसपेशियों की एक्टिविटी और छोटी मांसपेशियों की एक्टिविटी, मुंह की कसरत, ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती है, जिससे बच्चे का रिसेप्टिव नॉलेज बढ़ता है और साथ ही साथ में हमें स्पीच थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जो बच्चे का एक्सप्रेसिव नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं भाषा, जिसको हम कम्युनिकेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अपने जो इंस्टीट्यूट है, अरविंदो इंस्टीट्यूट है, इसमें भी काफ़ी अच्छा आई थिंक आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पीच के लिए और ऑक्यूपेशनल के लिए, और क्या ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स भी होने चाहिए? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हमारी संस्था ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सेवाएं सन 1998 से दे रही है, जब लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जानते भी नहीं थे, जब लोग ये भी नहीं जानते थे ऑटिज्म क्या है, और उन्हें हमारी संस्था ने हम जैसे थेरेपिस्ट को बनाया। मैं सबसे पहले हमारे जो चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन सर है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी को एक पहचान दी मध्य प्रदेश में, और उनके विज़न विथ एक्शन के साथ में, विज़न होना और तुरंत एक्शन होना, बोलते हैं ना सर, सपने खुली आंखों से देखा जाए, तो हमारे चेयरमैन के जो खुली आंखों से देखे गए सपने इस स्पेक्ट्रम में, जहाँ स्पेशल नीड पॉपुलेशन है, कि एक छत के अंदर कैसे उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिले, कैसे उन्हें स्पीच थेरेपी मिले, ये सन 2005 से लगातार आज तक दी जा रही है सर। तो मैं प्राउडली ये बोलना चाहूँगा कि हमारा श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट या अरविंदो मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सुविधाएं काफ़ी इक्विप्ड हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ दे रहे हैं, और यहाँ से बच्चे ठीक होकर जा भी रहे हैं। स्पेशल स्कूल का आपने क्वेश्चन किया कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल क्यूरिकुलम में बच्चों को नहीं रखा जाता है। जब भी बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है तो उन्हें समाज से दूर कर दिया जाता है, उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं रखा जाता है। तो एक और इनिशिएटिव हमारी संस्था से लिया गया है, जिसे बोला गया मातृ स्पर्श, जहाँ पे उषा बाल विनय मंदिर के स्कूल की स्थापना की गई, और वहाँ पे स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, और उन्हें सक्षम बनाने की तरफ और शिक्षित बनाने की तरफ देख रहे हैं। वेरी गुड, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इंसाइट्स हैं। और इसमें एक नेक्स्ट सवाल जो जुड़ रहा है वो ये है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या पेरेंट्स को भी गाइड करना ज़रूरी है उतना ही जितना हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं? पेरेंट्स का गाइडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ऑटिज़म को लेके वो जागरूक बने, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं कि यहाँ ऑटिज़म वैक्सीन के लगाने की वजह से ऑटिज़म हो जाता है, या फिर हाँ बच्चों को जो है किसी ऊपरी हवा के चक्कर से ऑटिज़म हो जाता है। तो पहले पेरेंट्स को बहुत शिक्षित करना है कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म के अंदर संवेदनाओं के बहुत इश्यू होते हैं सर, कि जो पंखे की आवाज़ जो मुझे सामान्य लग रही है, वो मेरे कानों के पर्दे भी फाड़ सकती है। जो लाइट जिसको मैं सामान्य मान रहा हूँ, मेरी आंखों को भी जला सकता है। जो टच जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये छूने पे मुझे एक अच्छा एहसास होता है, वो बच्चों को एक करंट का एहसास दे सकता है। तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अगर बच्चा आपका कान बंद कर रहा है तो उसको कोई भूत प्रेत बाधा नहीं दिख रही है, केवल अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की स्थिति में अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप परिवार में देखेंगे तो कुछ बच्चों की फैमिली में अभी भी कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, जहाँ दादा दादी ये भी बोलते हैं कि आप थेरेपी मत जाओ, ये बच्चा सीख जाएगा, ये बच्चे को तो कोई परेशानी नहीं है। तो टोटके भी एक्सेप्टेंस करते की हैं। तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है सर, अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस। तो फैमिली ट्रेनिंग में पहले अवेयरनेस, देन एक्सेप्टेंस, फिर फैमिली ट्रेनिंग प्रोग्राम कि बच्चे के साथ में घर पे आपको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या उन्हें एक्टिविटी करानी है, ये थर्ड फेज में आता है सर। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, कुछ लोग रील्स बना के इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं वो, कुछ पेरेंट्स ने तो एक्सेप्टेंस दे दिया है कि मेरा बच्चा ऐसा है और मुझे उसके साथ वैसे ही बिहेवियर रखना है,
बट कुछ पेरेंट्स ये दे नहीं पा रहे हैं एक्सेप्टेंस, वो उतना अच्छा केयर नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा शायद कुछ वीडियोस, अगर आपको ध्यान हो, मैंने देखा अभी रिसेंटली एक पेरेंट हैं, उन्होंने अपना जॉब वॉब भी छोड़ दिया है और केवल अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। कई बार ये बच्चे जो है हिंसक भी हो जाते हैं। तो मेरा जो पॉइंट है, क्या ऐसी स्थिति में घर वालों को कुछ प्रिपरेशन रखना चाहिए, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, जब बच्चे हिंसक हो रहे हैं या वो वापस अटैक कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब बच्चे को हल्की छोटी आवाज़ भी उसके कान में ऐसा लगता है कि बम फोड़े जा रहे हों, या कोई छूता है तो उसको करंट जैसा प्रतीत हो रहा है। तो कई बार ऐसा देखा है, हमने सुना भी है कि कोई नया पर्सन आया, उसने कुछ बात बोली या उसने कुछ टच किया, उसके सर पे हाथ रखा, तो अचानक से अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसी कंडीशन में कैसे पेरेंट्स को डील करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था आपका कि ऑटिज़म को लेके अभी एक्सेप्टेंस कुछ पेरेंट्स में आया है, लेकिन वो परिवार में एक्सेप्टेंस नहीं है। माता पिता में ज़रूर एक्सेप्टेंस आया है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है और इसको निरंतर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग या एजुकेशन के साथ हमें आगे बढ़ाना है, स्वावलंबी करना है, शिक्षित करना है और इतना इंडिपेंडेंट करना है कि अपना काम और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। कुछ बच्चे ठीक होने की तरफ भी है सर। Yes. तो फैमिली इंटीग्रेशन में कि माता पिता को तो एक्सेप्टेंस है, पर समाज में भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आया है। आज भी समाज में बच्चे को हाय बच्चा, बेचारा बच्चा, या इस बच्चे को कोई मानसिक या व्यवहारिक बीमारी है जिसको एक शब्द से कोट कर दिया जाता है, वो हम जिक्र नहीं करेंगे सर। तो ऐसे टैगलाइन बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। तो समाज में जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है। समाज भी जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सर। रही बात बच्चे क्यों हिंसक हो जाते हैं, बच्चों के हिंसक होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। कितनी बार उनमें व्यवहारिक शिक्षा नहीं है कि चीज़ों को कैसे डील करना है, उनके पास पर्याप्त भाषा नहीं है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए, उन्हें दर्द हो रहा है या उन्हें कुछ डिमांड है तो उसे कैसे एक्सप्रेस करना है। कितनी बार हमारी फैमिली में कोई व्यक्ति आता है और बोले हाय बच्चा, उसके गाल खींच दिए जाते हैं, तो उससे भी बच्चा एकदम से चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली टच रखना है, कैसे उनके नॉन वर्बल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है और कब और कहाँ उनकी सेंसरी नीड को फुलफिल करना है सर। तो बच्चों को जितना जल्दी हम समझेंगे ना सर, उतना उससे को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो हिंसक होना एक अलग चीज़ है और बच्चे को समझना अलग चीज़ है। अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो शायद मैं भी हिंसक हो सकता हूँ। एग्जैक्टली। कुछ लोग जिनको व्यवहारिकता है वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, बट जैसा कि आपने बताया कि ये स्लो लर्नर्स भी होते हैं, इनकी लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, तो उनको बार बार वही चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। शायद इसीलिए थेरेपीज़ बनाई गई हैं। तो ये कुछ थेरेपीज़ घर पे भी बच्चों को कराते रहना चाहिए। कुछ जनरल थेरेपीज़ आप बता सकते हैं जिससे बच्चे हिंसक ना हो या व्यवहार में सुधार कर सकें? सर बच्चे के घर पे कराने के लिए थेरेपी से ज़्यादा उन्हें एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए। बच्चों को हाथों के मूवमेंट बहुत पसंद होते हैं, तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हाथों के फिजिटिंग मूवमेंट्स, हाथों को इस तरीके से हिलाना, जंप करना, ये काफ़ी देखा गया है। तो पेरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके घर में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से ग्रसित कोई भी बच्चा है या आपके परिवार में है या आपके पड़ोस में है, तो ये 5 एक्टिविटी आप ज़रूर कराएं कि बच्चे के साथ में हाथों की कसरत, जिसमें गीला कपड़ा निचोड़ना है, आटा गूंथना है, मटर छीलना है, आप ये करा सकते हैं। दूसरा, उसे डीप प्रेशर मसाज, जिसको हम बोलते हैं, पहले हमारी दादी मम्मा या माँ जो बचपन में डीप प्रेशर मसाज करती थी, उसका उपयोग करें। मुंह की कसरत जिसमें ब्लोइंग करना है, स्ट्रॉ से सक करना है, उसकी तरफ देखें। चौथा, मोबाइल टीवी का उपयोग बहुत मिनिमाइज़ करना है। खासकर बच्चे के रोने पे बिल्कुल भी मोबाइल ना दें, क्योंकि अगर बच्चे को पता चला कि मुझे रोने पे ये चीज़ मिलती है तो बच्चा उसको आदत में डाल लेगा। और पाँचवा, थोड़ा सा डाइट का कंट्रोल रखना है। जंक फूड, मैदा, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। सोशल मीडिया को देख के डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है और घर पे जो भी परहेज दिए गए उसको फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मेरे दिमाग में आ रही है कि जो ऑटिज़म के जो बच्चे हैं या इस टाइप के जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, वो बच्चों को आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी। तो क्या उनको ऐसा एंगेज कर सकते हैं? और आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका जिसमें इस तरीके के एक्ट करके, क्या वो आगे चल के इंडिपेंडेंट हो सकते हैं फाइनेंशियली भी? बिकॉज सबसे बड़ा सवाल होता है ऐसे पेरेंट्स का कि आज हम हैं तो ये हैं, हम नहीं होंगे तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को आज की रिसर्च में देखें सर, जेसन ब्रूस की एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर हैं,
है ना। ग्लेन फिलिस ADHD के साथ थे, वो न्यूजीलैंड टीम के एक प्लेयर हैं सर। तो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ डायग्नोस हुए थे। उनकी एनर्जी को सही तरीके से सही दिशा में लगा दिया जाए तो हमारा बच्चा नाम भी रोशन कर सकता है। आपको एनर्जी, वो इंटरेस्ट पहचाननी रहेगी। हमारे इंडियन कल्चर में अगर बच्चा ABC लिख रहा है मतलब वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक अच्छी पेंटिंग बना रहा है मतलब हाँ ठीक है बना लेता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है सर, उनकी सिलेक्टिव मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसका हमें यूटिलाइज़ करना है। कुछ बच्चे म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी आर्ट्स एंड क्राफ्ट पेंटिंग बनाते हैं, कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर की कोडिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कोडिंग भी? यस सर, कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर की कोडिंग बहुत अच्छे कर लेते हैं। आपने एक बोला कि सर एक आपकी रियल लाइफ स्टोरी बताएं। एक बच्चा था सर, ही इज़ अराउंड 10 years old, उस ही इज डायग्नोज विद ADHD। उसे गैजेट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। वी स्टार्टेड विद द टाइपिंग प्रोग्राम, हमने टाइप करना सिखाया और उसे कोडिंग प्रोग्राम ने हमने उसने इंटरेस्ट डेवलप किया। ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्राम में हमने उसके डाला, उसने एक बढ़िया सा एक ऐप बना के दिया सर, कि जिसमें हम लोग एक फाइनेंशियली मैनेज कैसे कर सकते हैं घर को सर। तो अगर बच्चे की एनर्जी को पहचान लिया जाए, बच्चे को सही तरीके से गाइड कर दिया जाए तो बच्चा सर ठीक क्या फाइनेंशियली स्टेबल क्या नाम रोशन भी कर सकता है सर। और ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है और बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक होकर अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। आप गूगल करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो ओवरऑल इट मीन्स डियर पेरेंट्स, ऑटिज़म को समझना बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, न केवल पेरेंट्स के लिए बल्कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी। हो सकता हो आपके घर में एक बच्चा ऑटिज़म के साथ में हो और एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो, और जो नॉर्मल बच्चा हो आपको उससे ज़्यादा केयर ऑटिज़म वाले बच्चे को देनी है। तो ये बात आपको बिल्कुल 100% अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपको बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं करना है, कभी भी उस पर हिंसा नहीं करनी है, कभी भी उसको डांटना नहीं है। जो भी आपको करना है, क्योंकि आप उसको डांटोगे तो वो वही सीखेगा। और जितनी ज़्यादा, और हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई किसी पे ब्लेम नहीं करे। ब्लेम गेम, क्योंकि बहुत जगह ऐसा सुना है मैंने कि ब्लेम गेम होता है, और जितना मदर का जिम्मेदारी है उतनी फादर की भी जिम्मेदारी है। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बच्चा वो नहीं सीखता है जिसको आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा देख के सीखता है। देख के सीखता है। अगर आप खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा भी उसे समझेगा कि खाना इसी तरीके से खाया जाता है। अगर आप जिस तरीके से हाई पिच में बच्चे से बात कर रहे हो तो बच्चा यही सीखेगा कि हाई पिच में ही बात की जा सकती है। आप अगर इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहे हो, जिसको बोलते हैं हिंसात्मक होना, गुस्सा दिखाना, तो बच्चा भी उसी चीज़ को कॉपी करता है। तो जब आपके घर में कोई स्पेशल नीड का बच्चा है तो वहाँ आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि बच्चे से मारपीट बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा डर सकता है, सहम सकता है, या फिर उसने जो चीज़ सीखी है उससे वो पीछे हो सकता है। दूसरा, बच्चे को ज़्यादा ना नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके चली जाती है। थर्ड, बच्चे के खान पीन पे विशेष ध्यान रखना है। पहले पेरेंट्स को डिसिप्लिन होना है, फिर बच्चे को करना है। पहले पेरेंट्स को अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए कोई भी चीज़ें, फिर बच्चे के ऊपर लागू होना चाहिए। Exactly. और लास्ट, कि बच्चे के साथ में इंटरेक्टिव समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति में गिल्ट पेरेंटिंग चलती है सर। गिल्ट पेरेंटिंग का मतलब है कि मदर फादर दोनों वर्किंग हैं और बच्चे के लिए केवल एक दिन बचा है, तो उसमें पेरेंट्स सोचते हैं उस दिन हम उसको सब कुछ ला के दे दें। एग्जैक्टली। डेली टाइम देना ज़रूरी है। रोजाना 15 से 20 मिनट इक्वल टू 24 आवर्स बच्चे के साथ में घूम लो, कूद लो, तकिया से मार लो एक दूसरे को। कई बार बच्चे वेट करते रहते हैं कि शाम को फादर आएंगे या मदर टाइम स्पेंड करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। सब अपने ऑफिस के अपने अपने अलग अलग शेड्यूल में। बट ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ध्यान दें, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की ज़रूरत भी अलग है, और ऐसे बच्चों में स्पेशली एडोरेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू डॉक्टर सुभाष फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू फॉर दिस। ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है, सभी को एक मैसेज दूंगा कि जब भी कोई बच्चा आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर रहा है, आपके बातों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, तो समाज में ऐसा बच्चा कहीं भी आपके परिवार में, आपके समाज में, स्कूल में कहीं भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुभाष फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, और तब तक के लिए थैंक यू।